अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ और वो है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगर हम इनिशियल देखें तो इनिशियली साइंटिस्ट ने सब्सटेंस को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सबसे पहले शुरुआत में साइंटिस्ट ने इनको ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बिहाफ पे डिवाइड किया था और ये हमें इनिशियल दिया था अल-राजी साइंटिस्ट ने। अल-राजी साइंटिस्ट ने डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन फ्रॉम व्हिच दे आर ड्राइव्ड, इन्होंने हमें दो ओरिजिन दिए। एक हमें दिए लिविंग ओरिजिन और दूसरे हमें दिए नॉन लिविंग ओरिजिन। तो अल-राजी साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसे सब्सटेंस एक हमें लिविंग सोर्स से मिलते हैं, उसको लिविंग ओरिजिन कहा, और दूसरे हमें नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं तो उसको नॉन लिविंग ओरिजिन कहा। लेटर ऑन 1805 में बर्ज़िलस साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो हमें लिविंग सोर्स से कंपाउंड मिलते हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक हैं और जो नॉन लिविंग सोर्स से हमें कंपाउंड मिलते हैं वो हमारे पास इनऑर्गेनिक हमारे पास हैं। यानी जो लिविंग सोर्स से कंपाउंड मिलेंगे वो हमारे पास ऑर्गेनिक हैं और जो नॉन लिविंग सोर्स से हमारे पास कंपाउंड मिलेंगे वो हमारे पास इनऑर्गेनिक है। अब अगर हम वेरी स्टार्टिंग से चले जाएं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास हैं वो हमारे पास सिर्फ किससे मिलते थे? लिविंग सोर्स से हमें मिलते थे। और अगर हम लिविंग सोर्स की बात करेंगे तो हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, तो ये हमारे पास लिविंग सोर्स से कंपाउंड्स हमारे पास मिलते हैं। जैसे हम कहें एसिटिक एसिड है, ग्लूकोज है, अल्कोहल है, सिट्रिक एसिड है, तो ये सारे हमें लिविंग सोर्स से हमें मिलते हैं। जबकि अगर हम देखें मार्बल हमारे पास है, लाइमस्टोन जैसे हमारे पास हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे पास है और ये हमें नॉन लिविंग सोर्स से हमें मिलते हैं। इनिशियली बर्ज़िलस साइंटिस्ट ने एक हमें थ्योरी दी थी 1815 में, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड could only be produced from living source। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिर्फ लिविंग सोर्स से ही बना सकते हैं। जैसे हमारे पास एनिमल्स एंड प्लांट्स हो गए, इनको किसी भी तरीके से हम नॉन लिविंग सोर्स से नहीं बना सकते। अब जैसे उस टाइम में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्सटेंस अगर हम देखें तो हमारे पास वो था यूरिया। केमिकल फार्मूला अगर हम इसका देखें तो वो हमारे पास ये इसका केमिकल फार्मूला, जिसको कॉमनली हम यूरिया कहते हैं और केमिकली इसको हम डायअमाइन कीटोन कहेंगे क्योंकि इसमें कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप हमारे पास मौजूद है। अब यूरिया का जो हमारे पास सोर्स था उस वक्त साइंटिस्ट जब इसको हासिल करते थे तो ये था हमारे पास मैमल्स यूरिन। तो इसको मैमल्स यूरिन से हासिल किया जाता था। अब यूरिया जो हम इस्तेमाल करते हैं तो वो उसको हम फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज करते हैं जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन को इन्हांस करने में हेल्पफुल है। अब हमें जो यूरिया मैमल्स यूरिन में से मिलता था वो कम तादाद में मिलता था। अब साइंटिस्ट को इस चीज़ का अंदाजा था कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ेगी और अगर हमें पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें फूड ज़्यादा चाहिए और फूड ज़्यादा तब मिलेगा तो जब हमें यूरिया ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जो लिविंग सोर्स से हम यूरिया को हासिल करते थे वो हमारे पास सफिशिएंट नहीं था कि हम इसको लार्ज तादाद पे हासिल करें ताकि क्रॉप्स की प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो साइंटिस्ट की कोशिश थी कि हम किसी तरीके से इस कंपाउंड को मिनरल से हासिल करें, यानी नॉन लिविंग सोर्स से हम इसको हासिल करें। तो साइंटिस्ट कोशिश करते रहे एंड फाइनली 1828 में फ्रेडरिच वोलर साइंटिस्ट था जिसने यूरिया को लेबोरेटरी में प्रिपेयर की। यानी यूरिया वाज द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसको प्रिपेयर किया फ्रॉम मिनरल्स, यानी हम कहें नॉन लिविंग सोर्स। तो हम लिखेंगे इन 1828 फ्रेडरिच वोलर साइंटिस्ट prepared
यूरिया फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंस। नॉन लिविंग सब्सटेंस यानी हम कहें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो फ्रेडरिच वोलर साइंटिस्ट ने यूरिया को नॉन लिविंग सोर्स से प्रिपेयर किया। अब कैसे प्रिपेयर किया? तो इसने प्रिपेयर किया, इसने क्या किया, पोटेशियम साइनेट लिया और इसको रिएक्शन करवाया अमोनियम क्लोराइड से। ये दोनों सब्सटेंस हमारे पास इनऑर्गेनिक है, ये पोटेशियम साइनेट और ये अमोनियम क्लोराइड। यहाँ अगर हम चार्जेस देखें तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, अमोनियम पे पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ इस नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन होके हमें KCl मिलेगा और अमोनियम इसके साथ कंबाइन होके NH4OCl हमें मिलेगा अमोनियम साइनेट। अब यहां से हमें क्या मिला? अमोनियम साइनेट। फ्रेडरिच वोलर साइंटिस्ट ने अमोनियम साइनेट में से यूरिया को प्रिपेयर किया। अब किस तरीके से प्रिपेयर किया? फ्रेडरिच वोलर ने क्या किया? अमोनियम साइनेट को हीट किया। जब अमोनियम साइनेट को हीट किया तो इसमें विद इन मॉलिक्यूल जो एटम की रीअरेंजमेंट होती है वो चेंज हो जाती है और हमें मिलता है डायअमाइन और कीटोन, हमें मिला यूरिया। अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें ना तो हमारे पास एडिशन हो रही है यानी हम दो सब्सटेंस को मिलाएं और हमें सिंगल प्रोडक्ट मिले, ना तो डीकंपोजिशन हो रही है यानी सब्सटेंस ब्रेक भी नहीं हो रहा, ना तो सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ना हमारे पास एलिमिनेशन हो रही है। लेकिन इसमें विद इन मॉलिक्यूल जो एटम की अरेंजमेंट है वो हमारे पास क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब हमें यहां से क्या मिला? यूरिया मिला। सो यूरिया वाज द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया वाज द फर्स्ट सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बर्जीलियस ने जो हमें थ्योरी दी कि हम लिविंग सोर्स को सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना सकते हैं, लिविंग सोर्स से ही हासिल कर सकते हैं, तो वो थ्योरी हमारे पास है वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको बर्जीलियस साइंटिस्ट ने हमें दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन नॉट बी प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स, यानी इसको सिर्फ लिविंग सोर्स से ही हम बना सकते हैं। अब जब साइंटिस्ट ने, फ्रेडरिच वोलर साइंटिस्ट ने यूरिया को प्रिपेयर किया फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो साइंटिस्ट ने कहा कि अब हम इसकी डेफिनेशन को चेंज करते हैं। लेकिन अगर ओरिजिन अगर हम देखते हैं तो मिलियंस की तादाद कंपाउंड जो है हमें वो लिविंग सोर्स में मिलते हैं, तो इतनी जल्दी इसकी डेफिनेशन हमारे पास चेंज नहीं हुई। यानी जो हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी थी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस कुड ओनली बी प्रोड्यूस फ्रॉम लिविंग सोर्स, जो कि बर्जीलियस साइंटिस्ट ने दी। फिर क्या हुआ? जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मिनरल से बनाए गए। देन फाइनली 1850 में वाइटल फोर्स थ्योरी वाज डिस्प्रूव्ड। सो 1850 में वाइटल फोर्स थ्योरी को खत्म कर दिया गया कि अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनको नॉन लिविंग सोर्स से बनाया जा सकता है। देन साइंटिस्ट ने अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को चेंज किया और साइंटिस्ट ने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास जितने भी हैं वो बेसिकली सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो साइंटिस्ट ने इसकी डेफिनेशन जो हमें दी वो हमारे पास है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें जो हमारे पास एलिमेंट मौजूद है वो हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखेंगे तो इन शॉर्ट हम कहें ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो यानी ऐसे सब्सटेंस जो हमारे पास कार्बन एंड
हाइड्रोजन के बने हुए हैं, हम उनको कहेंगे हाइड्रोकार्बन, या हम कहें इनसे बनते जिनते कंपाउंड से, तो हम कहेंगे एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ये हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब यहाँ पे अगर हम और इसको देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनमें मेन स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो कार्बन का है। यानी हम अगर इन शॉर्ट ये कहें कि हमारे पास जो कार्बन है इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन का होना लाजमी है। विदाउट कार्बन कोई भी कंपाउंड हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन का होना लाजमी है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का बैकबोन है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है समटाइम हाइड्रोजन की जगह पे दूसरे एलिमेंट भी हमारे पास हो सकते हैं। और वो कौन से एलिमेंट है? वो हमारे पास ये जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, iodine may be present along with carbon. तो कार्बन के साथ सम टाइम हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट में ये एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो वो कंपाउंड भी हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक है। अब सवाल आता है एक ये कि अगर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक है तो क्या जितने भी हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे ऑर्गेनिक होंगे? तो ऐसा भी नहीं है। हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो हमारे पास इनऑर्गेनिक भी हैं। तो हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं। विद द एक्सेप्शंस ऑफ, अब ये वो सब्सटेंस है जो कार्बन कंटेनिंग तो है लेकिन वो नेचर पे हमारे पास इनऑर्गेनिक है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा अगर हम लिखें तो मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब जिसमें CO3 ग्रुप हमारे पास आए। तो CO3 ग्रुप हमारे पास जैसे मेटल के साथ कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट हमारे पास इनऑर्गेनिक है। हम कहें बाइकार्बोनेट सब्सटेंस ऑफ मेटल। अब बाइकार्बोनेट जैसे हमारे पास HCO3 कंपाउंड है। जैसे हम कहें बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये कंपाउंड भी नेचर में हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक है। इसके अलावा कार्बाइड सब्सटेंस। अब कार्बाइड हम तब कहेंगे जब कार्बन किसी मेटल के साथ कंबाइंड होगा। जैसे हम कहें कैल्शियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड। तो कार्बाइड सब्सटेंस भी नेचर में क्या है? इनऑर्गेनिक है। इसके अलावा हम कहें सल्फाइड सब्सटेंस, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है। तो सल्फाइड सब्सटेंस भी हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक है। साइनाइड सब्सटेंस जिसमें CN ग्रुप हो, जैसे हम कहें हाइड्रोजन साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड है, सोडियम साइनाइड है। तो ये कंपाउंड भी नेचर में क्या है? इनऑर्गेनिक है। इसके अलावा HCl, इसको हम कहें थायोसाइनाइड। तो ये भी कंपाउंड नेचर में हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक है। तो ये सारे कंपाउंड नेचर में हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक हैं। इनके अलावा जो हमारे पास कंपाउंड होंगे वो मोस्टली हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम प्रेजेंट देखते हैं तो मोर देन 6 मिलियन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक हैं। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड देखें तो वो मोर देन 6 मिलियन कंपाउंड्स हमारे पास ऑर्गेनिक हैं। जिसमें अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के इतने ज़्यादा अगर हम देखें तो कंपाउंड क्यों है? तो वो हमारे पास कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से, और वो प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है कैटिनेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम देखें तो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास मौजूद है। जैसे अगर हम नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो अगर हम इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें
तो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हमारे पास क्या होती है, लो होती है। उसकी वजह ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हमारे पास हैं तो उनमें जो नेचर ऑफ बॉन्ड है वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड नेचर में वीक बॉन्ड है, इसीलिए ये इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली हमारे पास क्या होती है, लो होती है। देन अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे बेंजीन, ईथर, ईस्टर, इनमें हमारे पास सॉल्युबल है, बट इनसॉल्युबल और हम कहें लेस सॉल्युबल इन वाटर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में हमारे पास इनसॉल्युबल है, या हम कहें समटाइम ये स्लाइटली सॉल्युबल है, जैसे ग्लूकोज अगर हम देखें तो वो भी वाटर में सॉल्युबल है, शुगर हम देखें तो वो भी आपके पास जो है वाटर में डिसॉल्व होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हमारे पास OH ग्रुप मौजूद है, या हम कहें जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, वो कंपाउंड हमारे पास वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं। लेकिन अगर मेजॉरिटी केस में देखा जाए तो वो कंपाउंड वाटर में हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक है। दूसरा हमारे पास पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। ये मेन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन। ये प्रॉपर्टी कार्बन में सबसे ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट में, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद हमारे पास बहुत ज्यादा है। अब अगर हम कैटिनेशन देखें तो है क्या, ability of an element to bond itself with its own atom to form open chain, closed chain and branch chain compound। अब किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो अपने ही एटम के साथ कंबाइंड होके हमें क्या दे, हमें ओपन चेन दे सकता है, क्लोज चेन दे सकता है, और हमें ब्रांच चेन भी हमें दे सकता है। जैसे अगर हम ओपन चेन लिखें तो आपके पास इस तरीके से ओपन चेन, अगर हम ब्रांच चेन लिखें तो यहाँ हम किसी में भी बीच में कार्बन एटम लगा सकते हैं, तो ये हमारे पास कहलाएंगे ब्रांच्ड चेन। अगर हम क्लोज चेन लिखेंगे तो हम इस तरीके से क्लोज चेन भी लिख सकते हैं। क्लोज चेन कम से कम आपके पास 3 कार्बन से स्टार्ट होगी, तो ये हमारे पास क्लोज्ड चेन। अब कार्बन में ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा क्यों है, उसकी वजह एक तो कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, जैसे कार्बन ग्रुप 4 से बिलोंग करता है तो ये 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। दूसरा, इसकी साइज भी सिमिलर है, तो लाखों के तादाद में कार्बन एटम एक ही चेन में हमारे पास कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम ग्रुप में देखें तो ग्रुप में भी इनकी ये प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। जैसे हम अगर कहें तो कार्बन के बाद सिलिकॉन में भी ये प्रॉपर्टी मौजूद है, लेकिन सिलिकॉन की साइज क्या है, लार्जर है। लार्जर साइज की वजह से एडजेसेंट एटम में रिपल्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उनमें भी जो चेन बनती है लेकिन वो लिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ बनती है। कार्बन में ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, यही वजह है कि लाखों के तादाद में कार्बन एटम आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे हमारे पास पॉलीमर्स बनते हैं, पॉलीसेकेराइड्स में जैसे हम कहें स्टार्च है, सेल्यूलोज है, तो वो लार्ज चेन में आपस में हमारे पास कनेक्टेड है। तो इनमें एक मेन प्रॉपर्टी जो आपके पास है वो पेक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन, जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन। अब कुछ और भी हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जैसे हम कहें आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या है, रिजिड है एंड डायरेक्शनल है, जिसकी वजह से इनमें एटम्स में जो स्पेस में अरेंजमेंट होती है वो चेंज हो जाती है, इसीलिए इनके लार्ज नंबर ऑफ आइसोमर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं।
इनके बहुत ज़्यादा हमारे पास आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। आइसोमरिज्म को हम इंशाल्लाह वेरी सून अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देन अगर हम देखें इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब वाटर में डिसॉल्व भी होते हैं तो वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, रिजल्टिंग ये हमारे पास बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में हो, तो ये इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेंगे। उसके लिए हम कहेंगे दे डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन solid state or in its aqueous solution। उसकी वजह because they do not produces ions। ये सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, और सॉल्यूशन में जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास आयंस की वजह से होता है, और ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, इस वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट भी पास नहीं करेंगे। एंड इसके अलावा अगर हम इनमें एक और प्रॉपर्टी देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, रिजल्टिंग इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है हमारे पास वो स्लो होता है, इसलिए हमारे पास कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं इन रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। तो हम कहें देयर रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो। तो ये हमारे पास जनरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। मेन अगर हम इसके अलावा भी देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में हमारे पास वोलेटाइल भी है, इनफ्लेमेबल भी है, फ्लेमेबल भी है हमारे पास। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में। मजीद हम इंशाल्लाह एक और वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स जो है हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।